बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज हम कैपिटल गेन को देखेंगे सेक्शन वाइज और इसमें मेन टॉपिक हमारा है लॉसेस का। लॉसेस को देखेंगे, अलाउेबल लॉसेस कौन से हैं और नॉन अलाउेबल कौन से हैं, फार्मूला क्या है, कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और कौन से ऐसे लॉसेस हैं जो एडजस्टेबल नहीं हैं और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकते, और अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं तो कितने अरसे के लिए हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। लॉसेस के ऊपर हमारा ये टॉपिक है मेन, जिसको सेक्शन 38 डील करता है लॉसेस को। उसके अंदर ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और ओवरव्यू भी देख लेते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 37 कैपिटल गेन का है, 37A कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज़ का होता है, जिसमें हमने टैक्स रेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फार्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, यानी कि सेल माइनस कॉस्ट है। और रिकग्निशन ऑफ होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, टैक्स ईयर से स्टार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने कोई सिक्योरिटीज़ परचेज़ किया है 2022 में, तो आपका 2022 नहीं कहलाएगा, बल्कि जिस डेट में आपने की है उस डेट से लेकर जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं, सेल की डेट तक हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। जो टाइम बनेगा वही होल्डिंग पीरियड कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि साल 2022 के एंड पे आपने ले लिया है कोई सिक्योरिटीज़ और साल 2023 के स्टार्ट में आपने सेल कर दिया है, साल 2022 भी काउंट हो जाए और 23 भी काउंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। डेट से काउंट होगा, जिस डेट को परचेज़ की है और जिस डेट को सेल की है। और इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन भी आगे हम देख लेंगे एक दो मिनट में, और डेफिनेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ भी देख लेंगे। सिक्योरिटीज़ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को भी हमने देख लेना है। और एक्चुअल टॉपिक हमारा है ये सेक्शन 38 जो कि लॉसेस को डिस्कस करता है। लॉसेस अलाउेबल कौन से हैं, लॉसेस ऑफ नॉन टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स विच आर नॉट अलाउड। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला सेम ही है, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। इसमें यह होता है कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है जितनी आपको कंसिडरेशन रिसीव होती है, इसलिए वो लॉसेस में तब्दील हो जाती है। कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है आपका लॉस हो जाएगा। अगर सेल की अमाउंट ज़्यादा है तब आपका बीच में गेन आएगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉस्ट देखेंगे, एसेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर लॉस एडजस्टमेंट। ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनका लॉस हो भी जाए तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती। ये तो थे हमारे कंटेंट्स थे। और सेक्शन 37A को भी हम देख लेते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़। सेक्शन वाइज इसकी समरी है। 37(1) हमें बताता है कि फार्मूला इसका क्या है। फार्मूला हमें पता है, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट है, सेल माइनस कॉस्ट इसका गेन का फार्मूला होता है। दूसरा होल्डिंग पीरियड बताता है। होल्डिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया, डेट जिस डेट को परचेज करेंगे और जिस डेट को सेल करेंगे, इसका वही आपका होल्डिंग पीरियड होगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, गेन ऑफ सिक्योरिटीज़ या गेन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़। बार बार हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। सिक्योरिटीज़ में शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाते हैं, वोचर्स ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन आ जाती है, मुदारबत सर्टिफिकेट अगर आपके हैं ये भी आपकी सिक्योरिटीज़ कहलाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल ये भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं। डेट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट डेट हो या गवर्नमेंट डेट हो, आपके डेट के जो आपको शेयर्स मिलते हैं, यानी कि वो भी आपके पहले डिबेंचर कहलाते थे, वो आपकी सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। यानी कि आप कोई भी लोन वगैरह किसी कंपनी को देते हैं, उसके मद में जो आपको पेपर मिलता है वो डेट सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। 37A सेक्शन 4 यानी कि 1 2 3 4, यानी कि सेक्शन वाइज हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या लॉ में डिस्कशन है। 4 में डिस्कशन है, गेन अंडर दिस सेक्शन आर टू बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये जो भी गेन है, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता है सिक्योरिटीज़ का। इसीलिए हम इनकम टैक्स रिटर्न में फाइनल में जाकर, फिक्स एंड फाइनल में जाकर इसकी एंट्री करते हैं। लास्ट वीडियोज़ में इसको मैं क्लियरली बता चुका हूँ, मेन टॉपिक में नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते। 37A(5) सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को डिस्कस करता है। लॉसेस को हम आगे जाके डिटेल में सेक्शन 38 में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज़ के वैसे लॉस 3 सालों तक होता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वेयर लॉस अकर्स इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज़। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको सिक्योरिटीज़ में कोई लॉस हुआ है तो आपने क्या करना है, उसी सेम हेड में जाके इसको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको सिक्योरिटीज़ में लॉस हुआ है तो आपने रेंटल इनकम में जाके इसको सेट ऑफ नहीं कर लेना, बल्कि अगर आपको किसी और सिक्योरिटी में प्रॉफिट होगा या गेन होगा तो उसी गेन के अगेंस्ट आपने इसको एडजस्ट करना है। या अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो 3 सालों तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
यानी कि आपने किसी और हेड में इसको एडजस्ट नहीं करना। अगर सैलरी में आपकी इनकम है, बिजनेस में आपकी इनकम है, प्रॉपर्टी में इनकम है, कहीं और इनकम है, उसके अगेंस्ट आपने ये लॉस एडजस्ट नहीं कर लेना, बल्कि इसी किसी और सिक्योरिटी में या सेम सिक्योरिटीज़ में आपको कोई गेन होता है, उसी के अगेंस्ट आपने एडजस्ट करना है। कैरी फॉरवर्ड, ये 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये 2019 के बाद ये आई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 2019। जो भी आपके सिक्योरिटीज़ में लॉस होगा सिक्योरिटीज़ के हेड में ही एडजस्ट होगा। अगर एडजस्ट नहीं होता तो 3 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 38 सेक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि लॉसेस को डिस्कस करता है। ये भी सेक्शन वाइज हम करते हैं। सेक्शन 38(1) क्या कहता है, 2, 3, 4 एंड 5 हमें क्या बताते हैं। 1 हमें बताता है एनी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम गेन ऑफ अनदर कैपिटल एसेट्स। यानी कि कैपिटल एसेट्स का लॉस जो है कैपिटल एसेट्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। ये नहीं है कोई और कैपिटल एसेट्स होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, किसी और हेड में नहीं शिफ्ट होगा। इफ द कैपिटल एसेट्स इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अगर कैपिटल एसेट्स चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, कोई भी कैपिटल एसेट्स ऐसा है जिसके ऊपर आपको टैक्स एग्जाम्प्ट है, तो उसका अगर लॉस हो जाता है तो वो लॉस भी डिडक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका गेन भी डिडक्टेबल नहीं है, तो उसका लॉस भी आपको जो लॉ है वो एडजस्ट नहीं करने देगा किसी भी इनकम के अगेंस्ट। वो लॉस हो गया तो ख़त्म, क्योंकि उसका जो गेन है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, वो एसेट्स के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, 38(3) फार्मूला डिस्कस करता है। फार्मूला मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि A माइनस B है, A कंसिडरेशन रिसीव है, B कॉस्ट है। कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा। सेल से या कंसिडरेशन रिसीव्ड से आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपका ये लॉस हो जाएगा। सेक्शन 4 हमें बताता है नो लॉस इज अलाउड इफ़ क्लेम्ड अंडर अदर हेड और इफ़ कवर अंडर सेक्शन 21। अब ये वही बात बता रहा है कि जो गेन का लॉस होगा किसी और हेड में कवर नहीं होगा, ना ही क्लेम होगा, ना ही एडजस्ट होगा। और सेक्शन 21 हमें बताता है, एक प्रोसीजर बताता है कि इस प्रोसीजर से को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लॉस या डिडक्शंस मिलेगी, जिसके ऊपर मैं सेपरेट इंशाल्लाह ताला लेक्चर बना दूंगा। या आप ये समझ लें जिसको लॉ अलाउ करता है उसी में ही आपकी एडजस्टमेंट होगी। सेक्शन 5 हमें ये बताता है लॉसेस का, लॉसेस ऑफ द फॉलोइंग एसेट आर नॉट अलाउड। अगर इन एसेट्स में आपको लॉसेस हो जाते हैं तो आपको वो अलाउ नहीं होंगे। पेंटिंग, ड्राइंग एंड आर्ट वर्क, ठीक है, इसमें आपको कोई लॉस हो जाता है तो वो एडजस्टेबल भी नहीं होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ज्वेलरी, इसमें भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फॉलियो और बुक, इसमें भी आपको नहीं मिलेगी। पोस्टेज स्टैम्प्स, कॉइन, मेडल्स वगैरह और एंटिक, इनमें भी आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। इन चीज़ों में अगर आपका लॉस होगा तो वो भी एडजस्ट नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस हवाले से। सेक्शन 37 कैपिटल गेन एंड 37A डील्स कैपिटल गेन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़। वो कह रहा है कि सेक्शन 37 कैपिटल गेन को रिप्रेजेंट करता है, 37 डील करता है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ को डील करता है, 38 डिडक्शन ऑफ लॉसेज इन कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। ये सेक्शन किन किन चीज़ों को डील करते हैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन आपकी रिवीजन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। सिक्योरिटीज़ आर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सिक्योरिटीज़ जो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न में भी हम फाइनल एंड फिक्स में जाके करते हैं, इसकी एंट्रीज कैपिटल गेन में नहीं करते। सेट ऑफ सिक्योरिटीज़ ओनली नॉट अदर गेन। सिक्योरिटीज़ जो है सिक्योरिटीज़ के ही किसी और सिक्योरिटीज़ के गेन में ही एडजस्टमेंट मिलेगी उसे। लॉस ऑफ एसेट्स विल नॉट सेट ऑफ ओवर अंडर 38(5) ज्वेलरी। ये ज्वेलरी का जो आपका लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा, ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। कॉस्ट वेयर एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू लोन। अगर कोई आपने लोन पर एसेट लिया है वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा ही है और उसका इंटरेस्ट वगैरह जो होगा वो भी आपके कॉस्ट का हिस्सा होगा। लोन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। अगर कोई आपने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, सेल कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है और पूरा एसेट्स नहीं किया, उसका कुछ पोर्शन किया है, तो उसी पोर्शन के हिसाब से आपने उसके गेन और कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट जो कैलकुलेट होगी, जितना पोर्शन आपने सेल किया होगा उतने ही पोर्शन की कॉस्ट आप पोर्शन के हिसाब से आप निकालेंगे। ये सारे एसेट्स की कॉस्ट आपने नहीं ले लेनी। अच्छा, जिसमें आपने एडजस्टमेंट लेनी हो या कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हो, आप उस ईयर में नाम ATL में होना चाहिए। ATL में नाम होने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर की टैक्स रिटर्न आपकी टाइमली सबमिट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं की या टाइम से नहीं की तो आप अगले साल में वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको, उसकी कैरी फॉरवर्ड वाली एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होगी, पिछले साल वाली आपने टैक्स रिटर्न टाइमली सबमिट की हो। और एडजस्टमेंट का जो तरीका है वो FIFO मेथड से आपने एडजस्टमेंट करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
फाइफो का मतलब ये है, फाइफो ये बताता है कि अगर आपका एक सिक्योरिटी में पहले साल लॉस हो गया है, फिर दूसरे साल दूसरी सिक्योरिटी में लॉस हो गया है, तीसरे साल गेन हुआ है, तो आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो पहले साल वाला लॉस आपने पहले ही उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ का लॉस कैरी फॉरवर्ड 3 ईयर्स तक हो सकता है। जब 3 ईयर्स तक हो सकता है, पहले साल वाले को 2 साल हो गए होंगे तीसरे साल, और दूसरे साल वाले को 1 साल हो गया होगा। वैसे भी आपको पहले साल वाला पहले एडजस्ट करना चाहिए, ताकि दूसरे साल वाले का टाइम ज़्यादा पड़ा है। तो फाइफो मेथड से जो पहले लॉस हो, पहले ही आपने उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, नॉट एडजस्टेबल लॉसेस, कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो एडजस्टेबल नहीं हो सकते। करंट ईयर में इनकी डेफिनेशन आई है, वो आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। एक वॉश सेल है। वॉश सेल कौन सा ऐसा लॉस है जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते? ये सेल एट लॉस एंड रीपरचेज सेम इन 1 मंथ। कोई भी आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आपने लॉस पे उसको सेल कर दिया है, ठीक है, फिर आपने उसी मंथ में उसको दोबारा परचेज कर लिया है। अब आपके पास एक फेक लॉस बन गया है। सिक्योरिटीज़ आपके पास वैसे ही आ गई हैं जैसे पहले थी, और बीच में लॉस बन गया। अब आपने कैपिटल गेन को कम करने के लिए ये लॉस एडजस्ट कर रहे हैं। अगर सेम मंथ में इस तरह का आपने टेक्निक यूज़ की है, तो वो लॉस आपको एडजस्ट नहीं करना, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, या टैक्स लॉ उसकी इजाज़त नहीं देता। टैक्स स्वैप सेल क्या है? ये सेम ही है ऐसे कि आपने एक लॉस में सिक्योरिटीज सेल की है, उसको विद इन 1 मंथ रीपरचेज कर लिया है, लेकिन ये सेम सिक्योरिटी रीपरचेज नहीं की, सेम नेचर की आपने दूसरी रीपरचेज कर ली है। ये सेम टेक्निक यूज़ करने लगे हैं। आपने वॉश सेल को वॉश आउट करने के लिए एक नई टेक्निक निकाली है, टैक्स स्वैप सेल की। तो इसको भी लॉ ने मना कर दिया है कि इस तरीके से भी आपने अपना गेन कम नहीं करना, लॉस बना के अपना गेन कम करते रहें और अपने टैक्स की बचत कर लें। यानी कि आपने एक लॉस पे सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया है, सेम नेचर की और परचेज कर ली हैं, आपके पास सिक्योरिटीज़ भी सेम आ गई हैं और आपका लॉस भी बन गया है। आपका गेन अगर बना हुआ है तो ये लॉस आपने उधर एडजस्ट कर लेना, इस तरह नहीं करने देगा आपको टैक्स लॉ। थर्ड ये है कि क्रॉस ट्रेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम इन्वेस्टर ने 2 अकाउंट डिफरेंट नेम से बनाए होते हैं, डिफरेंट ब्रोकर से बनाए होते हैं, अपने ही उसके अकाउंट होते हैं। फेक नाम से भी 2 अकाउंट बना सकता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को सेल कर रहा है और लॉस हो गया उसमें। अब वो गई भी उसी के पास है सिक्योरिटीज़, फिर भी उसी के अपने के पास हैं, टैक्स पेयर के पास हैं, क्योंकि वो भी उसका अकाउंट था, वो भी उसका अकाउंट था। तो सेम 2 ब्रोकर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक से ये कर सकता है। तो उसमें लॉस उसने जनरेट कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आपने लॉस जनरेट किया है तो ये भी लॉस अलाउेबल नहीं है। सर्टेन गेन आर नॉट टैक्सेबल, अगर कोई गेन आते हैं कुछ चीज़ों का तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं है। बिटवीन स्पाउस एग्रीमेंट, ये मैं पहले भी इसके ऊपर बना चुका हूँ एक वीडियो, लेकिन आपको 1 मिनट में ये अब दोबारा बता देता हूँ। स्पाउस एग्रीमेंट में आपने मियाँ या बीवी ने आपस में कोई एग्रीमेंट करके कोई गेन अर्न किया है, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। यानी कि प्रॉपर्टी मियाँ ने बीवी को दे दी है, गेन आ गया है, तो ये गेन टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें लॉ आपको छूट देता है। ट्रांसमिशन ऑफ एसेट्स ऑन डेथ, डेथ के वक्त एसेट जो ट्रांसफ़र होते हैं आगे, तो वो भी आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो ट्रांसफ़र होते हैं औलाद को या जिसके भी बनते हैं, तो वो भी उनके ऊपर भी गेन जो है एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। गिफ्ट बाय रिलेटिव भी नहीं है। कंपनी एक्विजिशन ट्रांसफ़र ऑफ सेल, कंपल्सरी एक्विजिशन या ट्रांसफरिंग ऑफ सेल, कोई कंपल्सरी आपने चीज़ खरीदनी है या ट्रांसफ़र करनी है या सेल करनी है, उसके ऊपर भी नहीं है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे, खुद आपके ऊपर बाउंड किया जा रहा है। Assets distributed between shareholders on the time of the company AOP dissolution, जैसे ही AOP डिसॉल्व होगी और उसके एसेट्स शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी जो गेन आ रहा है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेक्शन वाइज समरी भी समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो फार्मूलाज का भी, लॉसेस का भी पता चल गया होगा। सिक्योरिटीज़ का 3 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है लॉस, और जो दूसरा लॉस है 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो यह सारी आपको समझ आ गई होगी। बड़ी मेहनत से ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। अगर समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.